हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। हम लोग आज वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जल संसाधन क्या होता है, जल के क्या क्या, किस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, और जल संसाधन जो जल है उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं, है ना। ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जल संसाधन के जो हमारा टॉपिक है। इसी में इस हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो जल संसाधन है ये मनुष्य के लिए, ये फिर जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए जल संसाधन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे फोटो वगैरह। चलिए तो शुरू करते हैं। जल संसाधन कह रहा है, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कह रहा है जल जो है वो कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। ठीक है, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, तो जल एक कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। कह रहा है पृथ्वी का जो 3 भाग है, और फोटो जो देख रहे हैं ना, कह रहा है जो पृथ्वी का जो 3 भाग है ये वो जल से क्या है, भरा हुआ, घिरा हुआ है। अब बाकी एक भाग है जो खाली है ना। तो वही लिखा है, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, परंतु इसे प्रयोग में लाने वाला योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। कहने का अर्थ यह हुआ, ये जो हमारा जल है 3 भाग में तो जल है, लेकिन वो लवणीय जल है। कैसा जल है ये, लवणीय जल है। ठीक है, कैसा जल है, लवणीय जल है। ठीक है, और हम लोग जो यूज करेंगे वो अलवणीय जल, शुद्ध जल है ना। इसमें कहते हैं खारा जल है, ये पूरा का पूरा सागर महासागर में फैला हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। जो हम लोग यूज करते हैं वो पानी, वो क्या बहुत कम रेशियो में है। ठीक है, कह रहा पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर जिसे हम देख रहे होंगे, ये जो हमारा जो पृथ्वी है इसको देखने में कैसा नजर आ रहा है आपको, ब्लू है ना। ब्लू क्यों नजर आ रहा है, किसके अधिकतर भाग पर क्या है, पानी है। अधिकतर भाग पर पानी होने के कारण ही इसे हम लोग ब्लू ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, जल के अधिकता रहने के कारण ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी विश्व के अनेक देश क्या है, पानी के प्यासे हैं। ठीक है, मनीषा बहुत सा देश है, या फिर भारत में ही देखा जाए, गोवा, राजस्थान, ये सब जगह पानी की अभी भी कमी है ना। दिल्ली समझ देख लीजिए, या फिर बिहार की बात करते हैं तो गया देख लीजिए, ये सब जगह पानी का क्या है, कमी है। ठीक है, तो वही कह रहा है जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी हम लोग मतलब किसका यूज सही ढंग से नहीं कर रहे। ठीक है, नवीकरणीय होते के साथ भी कई देश जल के प्यासे हैं, उनको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह किसे कहेंगे, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, और जल कैसा संसाधन है, तो कैसा है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र है। ये जो महासागर है ना, उसमें सबसे ज्यादा जल संग्रहित है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा जल कहां है, तो महासागर में निहित है। इसी कारण इसे जलधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जलधि कहते हैं महासागर को। जहां पानी का सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र है उस वो का कौन है, तो महासागर है ना। और उसको हम लोग उसको इसी को क्या कहते हैं, जलधि की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, कह रहा विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5%, 96.5%
से 97% जल महासागरों में पाया जाता है। एक मिनट, ठीक है। कह रहा विश्व के जल के कुल आयतन का 96.5% से 97.5% जल कहां पाया जाता है? तो महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा और केवल 2.5%, केवल कितना? 2.5% अलवणीय जल है, ठीक है। कह रहा 95.5% से लेकर 97% जल जो है महासागर में निहित है। वो भी कौन सा जल? लवणीय जल। कौन जल? लवणीय जल। अब बाकी बचा 2.5% जल, वो अलवणीय जल, वो शुद्ध जल है। लेकिन ये भी कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में स्टोर है, बर्फ के रूप में है, भूतल के रूप में है ना, कई जगह ये स्टोर है, ये पानी है जो। कर भारत विश्व की दृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। अब देखिए, कह रहा है जो भारत है उसको पूरे विश्व का कितना हिस्सा पानी मिलता है? तो 4% है ना। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत? 4%। शुद्ध पानी कितना? 2.5%। तो अपने आप में कितना? 100% होगा। और इसका कितना प्रतिशत? 4% पानी है जो भारत में है शुद्ध जल, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध जल कितने प्रतिशत? तो 2.5% है, ठीक है। और भारत में जो है विश्व की दृष्टि से कितना प्रतिशत जल मिलता है? तो कुल विश्व का 4%। और लवणीय जल लवणीय जल कितना प्रतिशत है? तो 96.5 से 97% तक लवणीय जल है। वो कहां है? तो महासागर में निहित है। और ये जो 2.5% जो अलवणीय जल है वो बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में और आंतरिक भूमि के अंदर है ना, ये सब जल है जो निहित है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, कि जल का सोर्स क्या है, कहां कहां से हम लोग को जल मिलता है, ठीक है। तो ये में देख रहे हैं हम लोग कुआं से पानी, ये कुआं जिसको हम लोग राजस्थान में बावड़ी बोलते हैं ना, ये हो गया कुआं। समुद्र है, नदी है, झील है, हैंडपंप है, नल का पानी है, तालाब है, ये सब जगह ये सब क्या है? जल का स्रोत है। और जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा, ठीक है। वर्षा आएगा तो नदी में पानी जाता है, तालाब में भरता है ना। तो लिखा जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। जो जल है ना, इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। और इसी में लिखा है यहां जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। विविध मतलब विभिन्न रूपों में। जैसे भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल मतलब भूमि का जो ऊपर वाला जल है, जैसे में तालाब हो गया, नदी हो गया, ठीक है। सेकंड है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जैसे कुआं से पानी निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं, ये कहां से आता है? ये पानी भूमिगत से, ठीक, भूमि के अंदर से आता है। थर्ड है वायुमंडलीय जल, जो वायुमंडल जो मतलब कि शुष्क जो वर्षा गिरता है वो जल। नेक्स्ट है महासागरीय जल। महासागरीय जल कहने का अर्थ हुआ जो समुद्र में, महासागर में निहित है, ठीक है। तो जल के कितने स्रोत? 4, भूपृष्ठीय, भूमिगत, भूमंडलीय, वायुमंडलीय और महासागरीय जल। जिसमें से 2 हम लोग पढ़ेंगे, भूपृष्ठीय और भूमिगत जल, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे जैसे में कुआं हो गया तो भूमिगत का हो गया, उदाहरण हो गया, नल का पानी, हैंड पंप, ये सब भूमिगत। और जो ऊपर है भूपृष्ठीय, जैसे में नदी, तालाब, झरना, ये सब तो भूपृष्ठीय जल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा भूपृष्ठीय जल। करा जो धरातल पर, अभी बता रहे थे, जो धरातल पर निहित हो, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। लिखा है धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? वर्षा है। इसका मूल स्रोत क्या हो जाएगा? तो वर्षा है। कह धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा है, ठीक है। कह वर्षा का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कि जब बारिश होता है ना, तो कितना प्रतिशत जो जल है लगभग वो वायुमंडल में जाता है? तो 20%। लगभग कितना? 20% जो जल होता है वो वायुमंडल मुड़कर चला जाता है। कह कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं। जब वर्षा पड़ा तो कुछ अंश क्या हो गया? भूमिगत, भूमि के अंदर चला गया।
और अधिकांश भाग नदी नालों, झील, तालाबों आदि में मिल जाते हैं और शेष जल सागर एवं महासागर में मिल जाते हैं। अब देखिए बारिश हुआ तो कुछ जल है जो बाष्प बन के वायुमंडल में चला गया, कुछ जल भूमिगत में चला गया, भूमि के अंदर चला गया, कुछ जल नदी नालों के सहारे नदी में मिल गया और कुछ जल है जो महासागर में जाकर गिर गया। ठीक है, तो वर्षा वाला पानी खत्म। चलिए कहते हैं और ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। कह रहे जो भू स्तर पर जो पाए जाने वाले जल होते हैं वो भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्षा का पानी गोवा जाइएगा, राजस्थान जाइएगा, है ना, वहां पर हम सभी लोग पानी को स्टोर करते हैं, है ना, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो हमको आशा है कि आप लोग भूपृष्ठीय जल को समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर, जो भूमि के अंदर में हो वही जल ना, जिसको हम लोग हैंड पंप, बोरवेल, कुआं के सहारे हम लोग पानी को निकासते हैं। देखिए लिखा है वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रीस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। मान लीजिए ये भूमि का सतह है, इसके नीचे तो पानी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। मान लीजिए नीचे कठोर सैल है, पत्थर का एक सैल, इसमें से पानी रीस कर क्या होगा, इसमें जमा होगा। ठीक है, और यही पानी क्या हो जाएगा, यहां पर भर जाएगा। जब वर्षा पड़ेगा तो यही पानी भूमिगत होगा ना, और इसी पानी को हम लोग हैंड पंप के सहारे हम लोग या फिर बोरवेल के सहारे हम लोग निकासते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल है वो धरती का जो छिद्र है उससे रीस कर कहां जमा होता है, तो भूमिगत जो सैल का जो आवरण होता है उसमें जाकर जमा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है भूपृष्ठीय या भूमिगत जल रीस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को एकत्रित जल को भौम जल के नाम से जाना जाता है। अब कर जो भूमि है उसके अंदर जाकर रीस का ढेर सारा पानी जमा हो गया, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, भौम जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीस का ढेर सारा पानी जमा हो गया ना, तो उससे हम लोग भौम जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन जल, तो भौम जल। कब, जब पानी रीस का ढेर सारा जमा इकट्ठा हो जाए तब। कंप्लीट है यहां तक। आप लोग इमेज देख ही रहे होंगे कि वर्षा पड़ा, वर्षा जल के पानी कहां चला गया, धीरे धीरे रीस के नीचे चला गया, है ना। अभी ये देखिए कुछ देर में धूप पड़ेगा, बाष्प बनेगा, बाष्प बन के यहां से भी उड़ेगा पानी, है ना। चलिए नेक्स्ट है जल संसाधन का वितरण। ये जो अगला क्या, जल संसाधन का वितरण। इसका जो किस किस रूप में पानी कहां किस किस भाग में पानी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। करा विश्व के कुल अलवणीय जल का लगभग 75% जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में। करा अलवणीय जल जो 2.5% जो जल था, है ना, उसका 75% जल जो है इसका जो 75% जो जल है वो कहां है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय क्षेत्रों में। किस रूप में, तो बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में है। ठीक है, आप जानवे करते हो बर्फ की चादर, जो ग्लेशियर, जो पहाड़, ये यहां पर इमेज आपको देख रहा होगा, ये सब क्या है, बर्फ ही है ना। ये सब क्या है, बर्फ, ग्लेशियर है। ठीक है, जब एक ग्लेशियर पिघलता है ना तो कई नदियों में बाढ़ आता है। ठीक है, अब करा नदियों के रूप, हिम नदी के रूप में, ये नदी देखिए इसमें क्या बर्फ जमा हुआ है ना, ये भी तो शुद्ध जल है ना। किसका, 2.5% का 75% जल उसमें निहित है बर्फ के रूप में। वो भी कहां का, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में। जो हिमालय पर्वत हमारा वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए
विश्व स्तर पर देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश जल कहां है? दक्षिणी क्षेत्र में। इसी कारण इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी हमारी भूमि का जो दक्षिणी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग जल गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, कह इसे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। कह रहा है जो विश्व का जो कुल जल है वो किधर है? तो पृथ्वी के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध, और उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? भू गोलार्ध। ठीक है, या फिर स्थल गोलार्ध कहते हैं। कह रहे भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि देखिए यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम लोग को पानी नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारे लिए जल क्या हो गया? पर्याप्त हो रहा है, और हम लोग का जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ ही रहा है ना। तो इस पे हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए लिखा, क्योंकि भारत विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। विश्व का कुल आबादी का कितना प्रतिशत? 16%। कहां है? तो भारत में। पूरे विश्व का 16% आबादी कहां? भारत में। और इसको पानी मिलता था कितना? पूरे विश्व का 4%। ये कहां का इंसाफ है बताइए? है हम लोग तीव्र गति से जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को पानी नसीब नहीं होगा, है ना। तो वही लिखा है, इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है। ठीक है, आगे का भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। कह रहा है जो भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जो जल है वो वर्षा से प्राप्त होता है। चार हजार घन पानी वर्षा से, सॉरी, ठीक है, और बाकी का 1869 घन किलोमीटर जो जल है वो भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है सीधा सी बात है, 4000 जो घन किलोमीटर जल है वो वर्षा से, 1869 घन किलोमीटर जल है वो भूपृष्ठीय जल से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ष। तो इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा अप्रॉक्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं कि जो 2.5% जो शुद्ध जल अलवणीय जल था उसका 75% जो भाग है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध है। वो भी किस रूप में? तो बर्फ की चादर के रूप में। ठीक है, फिर कहा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको हम लोग जल गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध है उसको हम लोग स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल गोलार्ध क्यों कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध को? कि वहां पर अधिकतर भाग, मानी कि वहां पर सबसे ज्यादा अधिकतर भाग में वहां पर क्या है? पानी है। ठीक है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट है जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का उपयोग। तो जल संसाधन का उपयोग हमको लगता है कि आप लोग इसके बारे में अच्छी ढंग से जानते हैं कि जल का क्या उपयोग है। नहीं तो जल का उपयोग देख ही रहे होंगे, मवेशी को पानी पिलाने में, है ना, पीने में, नहाने में, बाथरूम जाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, मिट्टी का कुछ बर्तन बनाने में, है ना, ये सब क्या है? पानी का उपयोग है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पानी का उपयोग सिंचाई में करते हैं, या फिर सबसे ज्यादा पानी का उपयोग किस सेक्टर में है? तो कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, सबसे ज्यादा। वही जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का उपयोग कह रहा है जल का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है। कह रहा है जल का मानवीय जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका है? तो जल का है। कह रहा है जल का उपयोग निम्न है, जैसे कि पेयजल, पेयजल मतलब पीने में, है ना,
घरेलू कार्य में, उद्योग में, स्वच्छता में, सिंचाई में, जल विद्युत, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, कृषि, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों में जल का उपयोग है। कह लीजिए ना, दैनिक जीवन में जल का उपयोग है, हर एक चीज में, नहाने में, कपड़ा धोने में, पीने में, खाना बनाने में, खेलने कूदने में, है ना, सभी जगह। इसमें क्या कुछ छूटा है? कुछ क्या? पेयजल पीने में, घरेलू कार्य में, बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, उद्योग में, जो फैक्ट्रियां होती है वहां भी तो पानी का यूज है, स्वच्छता में, साफ सफाई करने में पानी का उपयोग है, सिंचाई में, जब खेत में सिंचाई करते हैं, और जल विद्युत, विद्युत का निर्माण में, जहां बड़ा बड़ा डैम बनाकर हम लोग विद्युत का निर्माण करते हैं, देखेंगे आगे वो भी। परमाणु संयंत्र के शीतलन में, जहां परमाणु भट्टी होता है उसको ठंडा करने में शीतलन के रूप में पानी का उपयोग करते हैं। मछली पालन में, है ना, तो ये सब में हम पानी का उपयोग करते हैं। हमको नहीं लगता ये सब क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे, लेकिन जानकारी तो हमको रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे है, प्राणियों में 65%, पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। देखिए ना, फोटो में दिख रहा होगा आपको, किसमें अप्रॉक्स कितना प्रतिशत, तो 65% जो पानी है ना हमारे शरीर में निहित है। प्राणियों में कितना प्रतिशत, तो 65%, और पेड़ पौधों में 65 से लेकर 99% तक जल होता है। जैसे एलोवेरा देख लीजिए, उसमें जेल ही होता है, पानी ही होता है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, प्राणियों में कितना प्रतिशत पानी, तो 65%, और पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत, 65 से लेकर 99% तक जल होता है। आबादी वृद्धि के साथ जल के सभी क्षेत्रों में मार्ग तीव्र गति से बढ़ी है। देखिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो पानी का मांग भी बढ़ेगा, है ना। यहां पर तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर था। कितना था? 5177 घन मीटर था। वही कह रहा है 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना है? 1829 घन मीटर है। वही कह रहा आने वाले समय में 2025 में लगभग कितना हो जाएगा? 1342 घन मीटर हो जाएगा प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। ठीक है, 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना? 5177 घन मीटर। 2001 में कितना? 1829 घन मीटर। 2025 में कितना हो जाएगा? 1342 घन मीटर हो जाएगा। इसका मतलब लग रहा है कि पानी तीव्र गति से घट रहा है? नहीं, तीव्र गति से घट ही रहा है, तीव्र गति से, उससे भी तीव्र गति से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, डैम को ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो बहुउद्देशीय, इसमें अर्थ ही है बहु जोड़ उद्देशीय। बहुत मतलब कई, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, जिसका कई उद्देश्य हो, है ना, वैसा परियोजना, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए, इतना बड़ा बड़ा डैम बनता है तो इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो क्या सिर्फ पानी को रोकने के लिए? नहीं ना, इसका कई उपयोग होता है, कई प्रकार से इसका यूज करते हैं। देखिए लिखा है, वैसा परियोजना जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वैसा परियोजना जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम लोग को क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना बोलेंगे। वैसा परियोजना जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे में नदी घाटी परियोजना, जैसे में नदी घाटी परियोजना, जब कहीं नदी में कोई डैम बनता है तो उसका उद्देश्य कई होता है। ठीक है, कई, कई मतलब कई सारा। जैसे में
बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जल पूर्ति, परिवहन, कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि। देखिए जैसे में डैम बना, इससे आस पड़ोस को सिंचाई की व्यवस्था हो गया। अगर बगल में फैक्ट्री तो वहां भी पानी चल गया पंप के सहारे। जल क्रीड़ा, यानी कि घूमने फिरने के लिए नौका यानी हम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना। इसमें मछली पालन कर सकते हैं, और डैम से ऊपर से नीचे टरबाइन के द्वारा हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ढेर सारा हुआ कि नहीं। जब उद्देश्य ढेर सारा तो इसका नुकसान भी कुछ होगा, ये तो फिक्स है। भूकंप आने का, बाढ़ आने का, ये इसका नुकसान भी है। जहां कुछ लाभ है वहां पर क्या है, कुछ हानि भी होता है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, जहां लाभ है वहां हानि भी है। चलिए, लेकिन नदी घाटी परियोजना के कई उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जल पूर्ति, परिवहन, कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं का बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। क्योंकि इसका ढेर सारा उद्देश्य का पूर्ति हुआ, इसीलिए नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। कह रहे भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। जैसे में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत में विकास में सहायक है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा एवं सोन, ये सब भारत के विकास में क्या करता है, सहयोग करता है। ये बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजना से हानि। अभी बता रहे थे ना कि जहां लाभ होगा वहां पर क्या होगा, हानि भी होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, हानि भी होगा। तो बहुउद्देशीय परियोजना से निम्न हानियां भी है। पहला, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने से। सबसे पहले तो जो प्राकृतिक नदी है उसका बहाव क्या अवरुद्ध हो जाता है जब बीच में हम लोग डैम बना। देखिए ना, ये मान लीजिए नदी था, यहां से यहां तक पानी बह रहा था। ठीक है, मान लीजिए इधर 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 से पानी इधर बह रहा था, इस साइड से। यहां पर बीच में हम क्या कर दिए, डैम बना दिए। तो इसका प्राकृतिक बहाव क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, पानी तो रुक गया उधर ही, है ना। तो वही बोला बाबू यहाँ पे कि क्या होता है, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने से तलछट बहाव कम हो जाता है। क्या इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, बांध से नदी की शाखाएं बट जाती है, जो जल में रहने वाले वनस्पतियों को स्थानांतरित करता है। कह रहा है देखिए, अब यहां से हम लोग पानी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिधर भेजना होगा पानी को उधर हम लोग भेज सकते हैं, है ना। इसको कई रूप पानी को विभक्त कई भागों में कर सकते हैं। ठीक है, कई अलग अलग दिशाओं में पानी के बहाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बदल सकते हैं रास्ता को उसको हम। अगर किसी कारणवश बस बांध टूटने से बाढ़ आ जाना, जल जनित बीमारियां, जब पानी एक जगह जमा होगा तो जल जनित बीमारियां भी होगा, है ना। अगर बाई चांस डैम टूट गया तो गांव का गांव खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा जो उत्तरी बिहार है वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित ही रहता है वो। ठीक है, चलिए एक नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए इस पॉइंट को ध्यान रखना है एकदम। ठीक है, इस नोट को हम लोग ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए भूलना हमको नहीं है। ठीक, एक नंबर का एकदम क्वेश्चन फिक्स है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे कि देश की बांध को भारत का मंदिर कहकर उनको विभूषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइएगा।
चलिए, बहुउद्देशीय परियोजना से हानि लाभ हम लोग देख लिए। आगे हमारा चलिए आज तक कितना ही रहने देते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से हानि। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ आंदोलन, उसके बारे में जानेंगे। जल संकट क्या होता है, संसाधन जल का संरक्षण और प्रबंधन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं अभी तक, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र है ना, सभी जगह वीडियो को एकदम शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की पार्ट के साथ। तो आज के लिए